अमेरिका ने जंग छेड़ दी जंगली सुअरों के खिलाफ। हेलीकॉप्टर से खून खराबे का शिकार। वे खेतों को ऐसे तबाह कर देते हैं जैसे कोई काला तूफान जमीन पर कहर बरपा रहा हो। वे चालाक हैं, आक्रामक हैं और इतनी तेजी से प्रजनन करते हैं कि नियंत्रण पाना नामुमकिन हो गया है। उन्हें इंसानों से डर नहीं लगता। और सबसे डरावनी बात, वे धीरे धीरे और ज्यादा खतरनाक बनते जा रहे हैं। अमेरिका के कुछ राज्यों में अब इन्हें जानवर नहीं कहा जाता, बल्कि इन्हें सैन्य लक्ष्य घोषित कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर, स्नाइपर और हाईटेक जालों के जरिए इनका शिकार किया जा रहा है, सिर्फ एक ऐसे जीव से निपटने के लिए जिसे कभी इंसान ने खुद जंगल से निकाला था, जंगली सुअर। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? अमेरिका क्यों अपनी ही पारिस्थितिकी व्यवस्था के खिलाफ युद्ध छेड़ बैठा? और ये लड़ाई कितनी निर्मम हो सकती है? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आज के वीडियो में। एक ऐसी सच्चाई जो आपकी सोच को झकझोर कर रख देगी। पोलैंड में जंगली सुअरों का शिकार पोमेरेनिया, जो कि पोलैंड के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से एक है, वहां के किसान आज एक ऐसी आपदा से जूझ रहे हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जंगली सुअरों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि। पोलैंड के पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब लगभग 3 लाख जंगली सुअर मौजूद हैं। यह संख्या पिछले 10 वर्षों की तुलना में दोगुनी हो चुकी है। अकेले पोमेरेनिया क्षेत्र में ही हर साल 1180 से अधिक घटनाएं होती हैं, जिनमें सुअर फसलों पर हमला करते हैं, जिससे करोड़ों झलौटी का नुकसान होता है। गेहूं, आलू और बीट के खेत, जो अभी अभी कटाई से खाली हुए हैं, एक ही रात में पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। अपनी तेज दांतों और जबरदस्त ताकत के साथ ये सुअर जमीन को 20 से 40 सेंटीमीटर तक खोद डालते हैं, जिससे न सिर्फ जड़ों का नेटवर्क टूटता है, बल्कि ऊपर की उपजाऊ मिट्टी भी बर्बाद हो जाती है, जो लंबे समय तक कृषि के लिए हानिकारक है। इसके अलावा 2024 में पोलैंड के उत्तरी हिस्सों में जंगली सुअरों द्वारा इंसानों पर हमला करने के 15 मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे स्थानीय समुदायों में डर और चिंता और भी बढ़ गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 200 से अधिक स्थानीय शिकारी समूहों ने संगठित रूप से शिकार अभियानों में भाग लिया है। यह खेल के लिए किया गया शिकार नहीं, बल्कि वन्यजीव प्रबंधन का एक आपातकालीन उपाय है, जिसका उद्देश्य हजारों किसानों की जीविका और पर्यावरण को बचाना है। हर टीम में 3 से 5 सदस्य होते हैं, जिनके पास कानूनी शिकार बंदूकें, विशेष रूप से प्रशिक्षित खोजी कुत्ते, वायरलेस संचार यंत्र और रात के अंधेरे में देखने के लिए थर्मल इंफ्रारेड स्कोप जैसे उपकरण होते हैं। शिकार आमतौर पर घात लगाकर किया जाता है। शाम 5 बजे जैसे ही सूरज डूबने लगता है, शिकारी उन जगहों पर तैनात हो जाते हैं जहां सुअरों की गतिविधि के संकेत मिलते हैं, जैसे जंगल की सीमा, दलदली जमीन या अभी अभी कटे हुए मक्के के खेत। हवा ठंडी होने लगती है और पत्तियों के गिरने या शाखाओं के टूटने की हल्की आवाजें भी लोगों को सतर्क कर देती हैं। ऐसे समय में हर शिकारी को पूरी तरह शांत रहना होता है। बात केवल हाथ के इशारों से होती है। अक्टूबर में बाइटोव जिले में हुई एक घात की घटना में एक 190 किलो वजनी नरसुअर झाड़ियों से अचानक निकला और अपनी तेज चीख के साथ पूरे जंगल को हिला दिया। पलक झपकते ही एक गोली चली, बिल्कुल निशाने पर, और वह सुअर गिर पड़ा, इससे पहले कि वह शिकारी दल पर हमला कर पाता। यह गोली थी लुकास वोच्चिक की, एक अनुभवी शिकारी जिनके पास 22 वर्षों का अनुभव है और जिन्हें पोलैंड हंटिंग एसोसिएशन की ओर से समुदाय की रक्षा के लिए सम्मानित किया गया है। शिकारी रात 2 या 3 बजे तक इन निशानों का पीछा करते रहते हैं। ताजा कीचड़, झुकी हुई घास, जमीन पर गहरे पंजों के निशान, ये सभी बहुमूल्य सुराग होते हैं। आधुनिक उपकरण जैसे थर्मल इंफ्रारेड बाइनोक्यूलर और हैंडहेल्ड थर्मल कैमरे विशेष रूप से तब उपयोगी होते हैं जब घना पेड़ पौधों का आवरण चांदनी को ढक देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, जंगल और भी नम, अंधेरा और सघन हो जाता है। मिट्टी, सड़ी पत्तियों और इंसानी पसीने की गंध एक साथ मिलकर एक वास्तविक जीवित अनुभव पैदा करती है। हर कदम सावधानी से रखा जाता है ताकि कोई आवाज ना हो। कोई कुछ नहीं बोलता, सिर्फ आंखों के इशारे, सिर की हल्की हिलाहट और बिना बोले समझ बनती है। यही चीज
पूरी टीम को एक मजबूत इकाई बनाती है। हर बार गोली नहीं चलाई जाती। कभी कभी सुअरनी अपने बच्चों को लेकर दिखती है और ऐसे में टीम चुपचाप पीछे हट जाती है, क्योंकि उद्देश्य मारना नहीं, बल्कि आबादी को नियंत्रित करना है, इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन को बनाए रखना। सुबह 4 बजे के आसपास जब 5 प्रमुख क्षेत्रों की गश्त पूरी हो जाती है, तो टीम की लैंड रोवर गाड़ी आखिरकार जंगल से बाहर निकलती है। गाड़ी के पहियों के निशान ओस से भीगी जमीन पर यह बताते हैं कि यह रात भी बिना सोए बीती है। कोई जश्न नहीं मनाता, बस एक शांति भरी राहत होती है, इस सोच के साथ कि कम से कम आज रात मक्का, जौ और आलू के खेत रौंदे नहीं जाएंगे। लेकिन सभी जानते हैं, यह बस एक छोटी जीत है, एक लंबी लड़ाई में। ऐसी लड़ाई जो धैर्य, वैज्ञानिक सोच और ग्रामीणों, शिकारियों और स्थानीय प्रशासन के बीच मजबूत समन्वय की मांग करती है, ताकि इंसानों और प्रकृति के बीच की सीमाएं सम्मान के साथ बनी रहें। जंगली सुअरों के शिकार में हेलीकॉप्टर की भूमिका, आकाश से आने वाला समाधान। जब जंगली सुअर पोलैंड के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में स्थित घने जंगलों, दलदली इलाकों और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में घुसने लगे, जहां इंसानों की पहुंच बेहद कठिन होती है, तब पारंपरिक शिकार की विधियां लगभग बेअसर हो गईं। ये जानवर घने पेड़ों की छांव में, शांत घाटियों में या कंधे तक ऊंचे घास के मैदानों में छिप जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कृषि सुरक्षा और स्थानीय वन विभागों ने एक नई रणनीति अपनाई: हेलीकॉप्टर से जंगली सुअरों का शिकार। इस काम के लिए आमतौर पर रॉबिन्सन R-44 रेवन डू हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक हल्का नागरिक विमान है, जिसे खास तौर पर शिकार के लिए संशोधित किया गया है। प्रत्येक हेलीकॉप्टर में एफ्लर इंफ्रारेड कैमरा, लंबी दूरी की थर्मल स्कोप और उच्च सटीकता वाला GPS सिस्टम लगाया गया है। इन उपकरणों की मदद से पायलट और टीम जंगली सुअरों का पता रात के अंधेरे में या झाड़ियों के बीच छिपे होने पर भी लगा सकते हैं। चाहे बादल हो या बिना चांद की रात, ये आंखें 801,000 मीटर दूर तक लक्ष्य को पहचान सकती हैं। पोलैंड की कृषि संरक्षण एजेंसी आर्माचाकी की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2024 की फसल के मौसम में ही 7 प्रांतों में 60 से अधिक हेलीकॉप्टर अभियानों का आयोजन किया गया, जिनमें से सबसे ज्यादा सक्रियताएं पोडलासी और कुयाविया पोमेरेनिया क्षेत्रों में हुईं, जहां फसल को नुकसान सबसे अधिक होता है। हेलीकॉप्टर आमतौर पर 20-40 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। उनकी तेज आवाज और हवा के दबाव से सुअर डरकर भागने लगते हैं। तब हेलीकॉप्टर के दरवाजे पर बैठे शूटर मध्यम दूरी की सेमी ऑटोमेटिक राइफल, जिसमें थर्मल स्कोप लगा होता है, का इस्तेमाल करते हुए लक्ष्य साधते हैं और गोली चलाते हैं। हालांकि यह सब फिल्मों जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में हेलीकॉप्टर से शिकार करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। पायलट को बदलते मौसम और जमीन की ऊंचाई नीचाई के बीच हेलीकॉप्टर को स्थिर रखना होता है, जबकि शूटर को कई गणनाएं करनी पड़ती हैं, जैसे हवा की दिशा, गति, हेलीकॉप्टर का कंपन और गोली की दिशा। आंकड़ों के मुताबिक दिन में सफलता की दर करीब 12% है, जबकि रात में यह घटकर 5% रह जाती है। हालांकि आधुनिक तकनीक से मदद जरूर मिलती है। हर किसी को ऐसे अभियानों में शामिल होने की अनुमति नहीं होती। एक टीम में आमतौर पर एक मुख्य पायलट, एक मुख्य शूटर, एक पर्यवेक्षक और एक ग्राउंड कोऑर्डिनेटर होता है, जो ऑन ऑपरेशन सेंटर से संपर्क बनाए रखता है। टीम के हर सदस्य को हवाई अभियान और आपात स्थिति में कार्य करने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया होता है। एक सामान्य अभियान 45 से 90 मिनट तक चलता है, जिसमें से लगभग 60% समय केवल लक्ष्य की खोज में बीतता है। टारगेट क्षेत्रों को डिजिटल नक्शे पर ग्रिड में बांटा जाता है और पायलट को जिगजैग रास्ते पर उड़ान भरनी होती है, ताकि कोई भी क्षेत्र छूट ना जाए। जब भी कोई ऑपरेशन खत्म होता है, हेलीकॉप्टर उस जगह उतरता है जहां से अभी अभी सुअरों को खदेड़ा गया है। हवा में अब भी गन पाउडर की गंध और रोटर की आवाज गूंजती रहती है। टीम के सदस्य बस एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, एक मजबूत हाथ मिलाते हैं। न कोई जश्न, न कोई नारा, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक शिकार नहीं, बल्कि किसानों की आजीविका की रक्षा का मिशन है। जून 2025 तक इन हवाई अभियानों की बदौलत प्रमुख कृषि क्षेत्रों में जंगली सुअरों से होने वाले नुकसान में 35% की कमी दर्ज की गई है।
इससे किसानों को फिर से गेहूं, आलू और बीट की खेती शुरू करने का मौका मिला है। वो फसलें जो पहले बुरी तरह प्रभावित हो चुकी थीं। सांप की खाल का उत्पादन और निर्यात, दलदल से फैशन रैंप तक का सफर। जंगली सुअरों जैसे हानिकारक वन्य जीवों को नियंत्रित करने के प्रयासों के साथ साथ एक ऐसा क्षेत्र भी है जो कम चर्चित होने के बावजूद बड़ी संभावनाएं रखता है, और वह है नियंत्रित पशु दोहन के तहत सांप की खाल का उत्पादन और निर्यात। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय जंगलों, दलदली इलाकों और नदियों के किनारे जैसे पारिस्थितिकी तंत्र वाले क्षेत्रों में, जैसे कि कैमार्ग, फ्रांस, अंडालूसिया, स्पेन और अमेरिका के कुछ दक्षिणी राज्य जैसे फ्लोरिडा और लुइजियाना, सांप की खाल की कटाई एक अर्ध औद्योगिक पेशा बन गया है। यह कार्य अच्छी तरह संगठित और वैध रूप से किया जाता है, और इस पर संरक्षण एजेंसियों और वन विभाग का सख्त नियंत्रण रहता है। सांप को पकड़ने या पालने के बाद जब वह वयस्क अवस्था में पहुंचता है, तो उसकी खाल निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है। यह काम बेहद सावधानी से हाथों से किया जाता है ताकि खाल फटे नहीं और उसकी ऊपरी परत, स्केल्स की बनावट सुरक्षित रहे, जो कि उसकी व्यापारिक कीमत को तय करने वाला प्रमुख तत्व है। यह एक कुशल काम है जिसे आम तौर पर अनुभव वाले कारीगर ही करते हैं। इसके बाद खाल को साफ पानी और एक विशेष एंजाइम युक्त घोल में धोया जाता है, जिससे उसमें मौजूद गंदगी, बैक्टीरिया और सांप की तीखी गंध को हटाया जा सके। फिर उसे संरक्षण रसायनों से प्रोसेस किया जाता है, जो उसे कीटाणु रहित बनाते हैं, नमी बनाए रखते हैं, लचीलापन बढ़ाते हैं और उसकी प्राकृतिक रंगत को वर्षों तक सुरक्षित रखते हैं। वर्तमान में सांप की खाल को सुखाने के दो मुख्य तरीके हैं। प्राकृतिक छाया सुखाना, जहां खाल को हवा की आवाजाही वाले छायादार स्थानों पर 5-7 दिनों तक रखा जाता है। कम तापमान मशीन सुखाना, जहां खाल को 30-35 डीजीसी पर सुखाया जाता है, जिससे समय घटकर केवल 1-2 दिन रह जाता है, पर खाल की बनावट सुरक्षित रहती है। जब खाल पूरी तरह सूख जाती है, तब उसे कई मानकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। स्केल की चिकनाई, मूल या रंगी हुई रंगत, मोटाई, लंबाई और खाल पर बना प्राकृतिक पैटर्न। उल्लेखनीय है कि एक खाल की लंबाई 1 से 2 मीटर तक हो सकती है और थोक बाजार में इसकी कीमत 50 से 250 यूरो प्रति टुकड़ा तक होती है, जो सांप की प्रजाति और गुणवत्ता पर निर्भर करती है। उत्पादक कंपनियां अक्सर बिचौलियों के माध्यम से या सीधे अंतर्राष्ट्रीय निर्यातकों के साथ साझेदारी करती हैं। यूरोप में इटली और फ्रांस इस क्षेत्र में अग्रणी हैं। टस्कनी, इटली और र्होन आल्पेस, फ्रांस जैसे क्षेत्रों में पारंपरिक और आधुनिक तकनीक के मिश्रण से चमड़े का प्रसंस्करण किया जाता है। सिर्फ 2023 में ही इटली ने 3.8 करोड़ यूरो मूल्य की प्रोसेस की गई सांप की खाल जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे बाजारों में निर्यात की, जहां फैशन एक्सेसरीज के लिए अनोखे पदार्थों की मांग तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में, जहां एवरग्लेड्स क्षेत्र में जंगली सांपों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, स्थानीय सरकार ने बर्मीज अजगर जैसी आक्रामक प्रजातियों के दोहन का कार्यक्रम शुरू किया है। केवल 2022 में ही 10,000 से अधिक ऐसे सांपों को पकड़ा गया, जिनकी खाल का इस्तेमाल जूते और हैंडबैग बनाने में किया गया। आज के समय में सांप की खाल फैशन उद्योग की सबसे प्रीमियम सामग्री में से एक मानी जाती है। हर्मेस, गुची और लुई विटॉन जैसे बड़े ब्रांड इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले बैग, बटुए, जूते, बेल्ट और घड़ियां बनाने में करते हैं। एक असली सांप की खाल से बना बैग 5,000 से 15,000 यूरो तक बिक सकता है, जो उसकी दुर्लभता और प्रोसेसिंग की बारीकी पर निर्भर करता है। हालांकि इस उद्योग के साथ नैतिक जिम्मेदारी की भी बड़ी चुनौती है। यूरोपीय उत्पादकों को अब CITES, विलुप्तप्राय वन्य जीवों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संधि के कड़े नियमों का पालन करना होता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाल की सप्लाई वैध स्रोतों से आ रही है, अवैध शिकार से नहीं, और दोहन पूरी तरह टिकाऊ तरीकों से हो रहा है। इसके अलावा कई आपूर्तिकर्ताओं ने अब नियंत्रित वातावरण में सांप पालन की ओर रुख किया है, जिससे कच्चे माल की सतत आपूर्ति बनी रहे और जंगली सांपों की आबादी पर दबाव कम हो।
आज यूरोप में 30 से अधिक लाइसेंस प्राप्त सांप पालन केंद्र हैं, जिनमें से अधिकांश स्पेन, ग्रीस और पुर्तगाल में स्थित हैं। इसी पेशेवराना रवैये, पारदर्शिता और गुणवत्ता पर जोर की बदौलत सांप की खाल एक स्थानीय उत्पाद से आगे बढ़कर एक रणनीतिक निर्यात वस्तु बन गई है, जो न केवल स्थानीय समुदायों के लिए स्थायी आय का साधन बनती है, बल्कि वैश्विक टिकाऊ फैशन उद्योग में भी अहम योगदान देती है। पोमेरेनिया के बर्फीले जंगलों में रात की घात लगाकर की गई कार्रवाइयों से लेकर यूरोप में हवा से चलाए गए रोमांचक अभियानों और चुपचाप मगर निपुणता से चलने वाले सांप की खाल की प्रोसेसिंग वर्कशॉप तक, ये सभी बातें एक ही बात को दर्शाती हैं। इंसान और प्रकृति के बीच का रिश्ता कभी सीधा सादा नहीं रहा। ये एक संवाद है, जीवन के लिए संघर्ष, जिम्मेदारी और रचनात्मकता के बीच। आपका क्या विचार है कि आज हम प्रकृति के साथ कैसे पेश आ रहे हैं? क्या हम उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं, या दोनों ही कर रहे हैं? अपने विचार हमें नीचे टिप्पणी में बताएं। और दुनिया भर से ऐसी ही अनोखी यात्राओं को देखने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।